नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। तो इस सीरीज के तहत हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हमने 19 का पेपर, 18 का पेपर, 17 का पेपर, 16 का पेपर और 2015 के पेपर का पार्ट 1 यानी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आज हम इस सीरीज के तहत सॉल्व करेंगे। जितने भी लोग यूपीएससी 2020 में दे रहे हैं उसके लिए ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ना सिर्फ हमने पेपर को सॉल्व किया है बल्कि हमने आपको बताया है कि यूपीएससी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। किसी क्वेश्चन की जानकारी आपको नहीं है फिर भी आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स किस तरह से यूज किया जा सकता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो फोकस हमने ट्रिक्स को लेकर के किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी यूपीएससी 2020 में दे रहे हैं या 2021 में देने वाले हैं उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जितना भी अभी तक हमने यूपीएससी का पेपर सॉल्व किया सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब जा करके आप देख लेना। रिमेनिंग 51 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 संबंधित है कैबिनेट मिशन से। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया था। तो आपको तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल पता है कि ये गलत है। इस तरह का कोई भी उपबंध कैबिनेट मिशन ने नहीं किया था। अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो देखो यहाँ बी होगा नहीं और यहाँ पे सी होगा नहीं। आपके पास ए हो सकता है या डी इसका आंसर हो सकता है। और जब भी इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, जहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास ऐसा मिले जहाँ पे एक स्टेटमेंट एक मान लो केवल वन है और एक जो है कोई नहीं है, तो 90% केस में, 95% केस में, 90 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 95% केस में कोई नहीं जो है गलत होता है। नन ऑफ दिस गलत होता है 95% केस में। तो इसका आंसर है ए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। इसने संघीय सरकार के लिए सिफारिश किया था, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, जो भी नेशनल पार्क चर्चा में हो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस बार बांदीपुर टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में है जो आपको कर्नाटका में आता है, राइट। तो वो चर्चा वाली जो टॉपिक है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको पता नहीं, इसलिए आपको डिटेल से उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन 15 में पूछा था और ये इस क्वेश्चन के समय में ये नेशनल पार्क चर्चा में था, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा और किस तरह से पूछा आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक की परिवर्तित होती है। यानी उष्णकटिबंधीय भी है, उपोष्ण भी है, शीतोष्ण भी है और आर्कटिक भी है। वहाँ की जलवायु कौन सा नेशनल पार्क है? और ये नेशनल पार्क चर्चा में था 2014 के आसपास में। इसका आंसर है डी, नामदफा नेशनल पार्क। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। अगर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है, जो नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और आपको जानकारी नहीं है, तो आप अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जगह को आप टिक कर सकते हैं। 90% केस में आपका आंसर सही होगा। आई रिपीट द फैक्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी पार्क पूछता है या कुछ भी लोकेशन पूछता है और आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो नॉर्मली केस में ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी अरुणाचल प्रदेश से बहुत लगाव है, अरुणाचल प्रदेश के लोकेशन या अरुणाचल प्रदेश के पार्क को वो अधिक पूछता है। तो 90% केस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अरुणाचल प्रदेश मारना। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ ये ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 54, अगर ये टफ क्वेश्चन है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण हुआ है? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण सबसे पहले हुआ है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, देखो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है फिर भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सामंतवादी व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय सत्ता थी। सामंतवादी व्यवस्था के संदर्भ में ये जस्ट उल्टा स्टेटमेंट है। आपको पता है कि सामंत एक समय में बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। तो सामंत कौन थे? प्रांतीय सत्ता पे सामंत थे, स्थानीय सत्ता पे सामंत थे। यानी प्रांतीय सत्ता और स्थानीय सत्ता काफ़ी मजबूत थी। राजा की स्थिति दुर्बल हो गई थी, सामंत की स्थिति मजबूत हो गई थी। तो पहला स्टेटमेंट, ये बेसिक नॉलेज है जो आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज जानकारी है तो ए होगा नहीं और डी होगा नहीं, क्योंकि दोनों में पहला स्टेटमेंट है तो दोनों नहीं होगा। अब देखो बी या सी दोनों में तीसरा स्टेटमेंट कॉमन है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पे अधिकार प्रशासनिक संरचना का उदय बिल्कुल सही है। यानी भूमि को लेकर के स्वामित्व के आधार पे और प्रशासनिक संरचना के आधार पे सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ था। तो ऑप्शन बी स्टेटमेंट दूसरा सही है, तीसरा बाय डिफॉल्ट सही है। आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। अगर आपने क्वेश्चन इस तरह का बनाया है और वर्ल्ड बैंक अगर ऑप्शन मारा है तो नॉर्मली वर्ल्ड बैंक सही हो रहा है, राइट। और इसका भी आंसर वर्ल्ड बैंक ही सही है। ये जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत वर्ल्ड बैंक ने किया था, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 57, अगेन ये इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। 57 क्वेश्चन का जो बी है, देखो मैं इसको इंग्लिश में लेकर चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 57 का जो बी है, ये देखो दूसरा स्टेटमेंट है, वो आसियान के संदर्भ में है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया किस में से किस संगठन का पार्ट। आपको पता है, आपको जानकारी है कि इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, तो ए होगा नहीं और सी होगा नहीं। अगेन या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। और मैंने आपको बताया है कि नन ऑफ दिस और केवल एक स्टेटमेंट हो तो वो स्टेटमेंट वाला आंसर सही होता है। नन ऑफ दिस यूपीएससी नॉर्मली गलत पूछता है, तो इस आधार पे भी आप बी को टिक कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट के बारे में आप पढ़ लो, ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट का क्या इंडिया पार्ट है, मेंबर है? बिल्कुल है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग में निम्नलिखित में किसके आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात को गलाने के लिए, इस्पात जो होता है उसको गलाने के लिए आपको कोयला की आवश्यकता होती है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 इजी क्वेश्चन है। भारत में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। किसके लिए संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए संबंधित है, अनुसूचित जनजाति के लिए, सॉरी। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का, अगेन इस क्वेश्चन को भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि राजस्व विभाग संसद के प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है इसको तैयार करता है, तो राजस्व विभाग बिल्कुल तैयार नहीं करता है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ए होगा नहीं, डी होगा नहीं, बी और सी दोनों में दूसरा स्टेटमेंट है तो दूसरा स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही हो गया। तीसरा हम पढ़ते हैं कि भारत लोक लेखा से किए जाने वाले सभी
संवितरणों के लिए भारत के संसद प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या निकल गया? इसका आंसर हमारे पास निकल गया सी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? और ये क्वेश्चन 15 में भी पूछा और इसी तरह का कुछ क्वेश्चन 17 में भी पूछा था, राइट। इस तरह के क्वेश्चन लगातार संविधान पूछ रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो भारत के संविधान का कस्टोडियन कौन है? ऑलरेडी हमने अपने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया था। सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय है जो भारत के संविधान का अभिरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 62, अगेन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 से 97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया गया था। ये गलत स्टेटमेंट, टफ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन की जानकारी हो तभी आपको देना चाहिए, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं आप। दूसरा स्टेटमेंट है कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास हेतु शुरुआत किया गया था। बिल्कुल सही है, यहां पे बी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। पहला है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत, दूसरा है जीआई टैग के तहत, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत और चौथा है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो ये जो किया गया था ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो आया था वो भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद आया और इसमें काफ़ी सारे रिकमेंडेशन किया गया था। जो आज से कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्लांट में जो आग लगी थी विशाखापत्तनम केमिकल प्लांट में, उसका भी प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रावधान है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इसी के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो है समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, मेकांग गंगा। देखो यहाँ पे मैप आपको जानना बहुत जरूरी है। गंगा है तो इंडिया तो इसमें इंक्लूड होगा और इंडिया के अलावा जो 5 अन्य देश इंक्लूड हैं वो देश हैं जो आसियान के पार्ट, और वो सारे के सारे वो देश हैं जो भारत से बाउंड्री टच करते हैं, यानी भारत से बाय रोड वहाँ पे जाया जा सकता है। कौन से देश हैं? पहला देश आपको म्यांमार हो गया, दूसरा आपको थाईलैंड हो गया, तीसरा देश आपको कंबोडिया हो गया, चौथा देश आपको लाओस हो गया और पांचवा देश आपको वियतनाम हो गया। ये जो 5 देश हैं यहाँ बाय रोड भारत के नागरिक जा सकते हैं, भारत भूमि के माध्यम से यहाँ पे पहुँच सकता है। तो ये सारे के सारे 5 देश प्लस इंडिया पार्ट था मेकांग गंगा सहयोग का, टोटल इसमें 6 देश थे। तो निश्चित तौर पे इसमें चीन नहीं होगा तीसरा और बांग्लादेश पहला नहीं होगा। तो इसका आंसर देख लो, 1 और 3 नहीं होना चाहिए। 1 और 3 किसमें नहीं है? एक सेकंड में देख लो। ओके, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था। मेकांग गंगा सहयोग का कौन सा पार्ट नहीं है? तो 1 और 3 पार्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कौन से पार्ट है ये क्वेश्चन नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है ये क्वेश्चन था। बासेल 3 अगेन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, बैंकिंग से रिलेटेड संबंध है। बासेल 3 का संबंध बैंक से रिलेटेड है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 66, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ की अक्षांश के बीच में बहने वाली पछुआ हवाएं कहलाती हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है पहला। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में कह रहा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, जाकर के आपने एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु जो है पछुआ हवाओं के भाग हैं। बिल्कुल सही है। तो ये बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67, IOR AR
सी। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पहला स्टेटमेंट देखो कि इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और ऑयल स्पिल की घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सामरिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संगठन सामरिक रूप से महत्ता को देखते हुए इसकी स्थापना हुआ, ना कि ऑयल स्पिल को लेकर के और ना कि समुद्री डकैती को रोकने के लिए, राइट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा के लिए है। मैंने आपको बताया कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, केवल जहां भी लगे नॉर्मली यूपीएससी गलत पूछता है, तो दोनों ही गलत है। आंसर इसका डी हो जाएगा। नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था किस आंदोलन के बाद? नरम दल और गरम दल दोनों जो है उद्भव हुआ था, दोनों बटा था कांग्रेस 1907 में। और 1907 के आसपास कौन सा आंदोलन था? तो स्वदेशी आंदोलन था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 67, जीवित जर पुल कहाँ पे है? तो जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लेना जीवित जर पुल, आपको दिख जाएगा कि दो जो पेड़ होते थे, दो पेड़ की जो यहाँ पे इसके जड़ होते थे और यहाँ इस पेड़ के जड़ होते थे, तो दोनों को मिला करके एक तरह का पुल बनाया जाता था। इसे ही जीवित जड़ पुल कहा गया और ये होता था मेघालय में। आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70, महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तीनों ही कारण हो सकते हैं। साइंस एंड टेक में नॉर्मली ऑल ऑफ दिस सही होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये भी इजी क्वेश्चन है। IRS भारतीय दूर संवेदन जो हमने उपग्रह भेजा है, जिस तरह से जीपीएस हम यूज करते हैं, ये जीपीएस टेक्नोलॉजी है अमेरिका की। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के लिए हमने IRS यूज किया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 15 में भी पूछा, 17 में भी पूछा और 18 में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है? देखो यहाँ पे दूरसंचार और यातायात के लिए अध्ययन में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, बाकी हर जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अगेन इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम एक जगह है और हिमाचल प्रदेश एक जगह है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पूर्वी हिमाचल का पार्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों के जो होगा आसपास की जगह है, दोनों की यहाँ पे वन लगभग सेम होगी और हिमाचल प्रदेश का वन अलग होगा। तो या तो इसका आंसर 2 होना चाहिए टेक्निकली, या तो 1 और 3 होना चाहिए। तो इसका आंसर देखो आप, कहीं इंडिविजुअल आपको 2 नहीं मिलेगा लेकिन 1 और 3 मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो गया। तो इस तरह से टेक्निक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी आपको जानकारी होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन जो है मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और खास करके हमारे जो है पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं। क्या इंड आर्क करंट का क्वेश्चन था। INDARC भारत द्वारा अटलांटिक क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है जो वहां पे रिसर्च कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज किससे संबंधित है? पहला स्टेटमेंट है कि यह सरकारों, व्यवस्थाओं और नागरिक समाज देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट RED++ से था। RED रेड प्लस से था, राइट। अब रेड प्लस क्या होता है इसकी चर्चा मैं एक स्पेशल सेशन लाऊंगा, उस पर कर दूंगा आपको। और ये सब जुड़ा हुआ है रियो कन्वेंशन से, पृथ्वी सम्मेलन से। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से डालती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि यह धारणीय वन प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल गलत है। तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ था। और तीसरा मैंने बताया कि रेड प्लस का ये कॉन्सेप्ट है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था ओडिया भाषा को, उस समय मिला था 2014 के आसपास ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जाकर के आप देख लेना कि किस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। ये जाकर के अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट में नितिन सिंघानिया के बुक में जाकर के आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 76, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। आप ट्रिक्स के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो संगठन है, यह क्या स्टेटमेंट 2 पर हुए? यह जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना पे इस संगठन की शुरुआत हुई थी? क्या बायोडाइवर्सिटी के लिए इस संगठन की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल गलत है। अब देखो, ऐसे भी आप पता कर सकते हो, यहाँ पे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल लिखा हुआ, तो बर्ड के लिए काम करेगी, पक्षी के लिए काम करेगी, जैव विविधता के लिए क्यों काम करेगी? तो दूसरा बिल्कुल गलत है। अब दूसरा गलत है तो देखो, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं। पहला और तीसरा दोनों में पहला स्टेटमेंट कॉमन है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लो कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। ऐसी जगह जहाँ पे पक्षी अधिक पाए जाते हैं उस जगह की पहचान करता है। ये बिल्कुल सही है, कॉमन स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, दक्षिण पश्चिमी एशिया में निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं हुआ? भूमध्य सागर लगातार चर्चा में रहता है। क्वेश्चन पूछा है कि भूमध्य सागर को कौन टच नहीं करता है। हमने आपको मैप दिखाया था कि लेबनान में जिस तरह से धमाका हुआ है, लेबनान की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया उसको लेकर के। तो लेबनान टच करता था कहाँ पे? भूमध्य सागर को। इजराइल तो बिल्कुल टच करता है और सीरिया भी टच करता है। तो जॉर्डन एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर को टच नहीं करता है। वेस्ट एशिया का मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में किस एक वन प्ररूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में सागौन जो है एक प्रमुख वृक्ष माना जाता है, जो खास करके तमिलनाडु के क्षेत्र में या कह सकते हो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, तेलंगाना के क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79, बीजिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित था? महिला के सशक्तिकरण को लेकर के बीजिंग घोषणा पत्र साइन हुआ था। अगेन करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80, हर दिन कमोवेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश से ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन शीघ्र वर्षा समाप्त हो जाती है। कहाँ पे ऐसा होता है? विषुवतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81 का क्वेश्चन जो है मैं इंग्लिश से सॉल्व करूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह का क्वेश्चन इंग्लिश से सॉल्व करना आसान होता है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। जहाँ भी स्टेडली जैसा टर्म आए आपके कान खड़ा हो जाना चाहिए। स्टेडली मतलब होता है लगातार। तो क्या रियल जीडीपी देश की लगातार बढ़ रही है? क्या देश की रियल जीडीपी लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। देश की रियल जीडीपी नहीं बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है। क्या होता है हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला बिल्कुल गलत है। और दूसरा क्या है कि द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एट द मार्केट प्राइस हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। क्या जीडीपी हमारा लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है।
तो मार्केट प्रोडक्ट पे जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन रियल जीडीपी हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो दूसरा, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे अपने क्लास में डिस्कस भी किया है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पे। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भारत में किसी राज्य की विधानसभा आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में अगर वहाँ विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधानसभा का मान लो 120 मेंबर विधानसभा में है, तो विधान परिषद का स्ट्रेंथ 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, आंसर डी हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें कहा गया है? बिल्कुल मूल कर्तव्य में यह कहा गया। आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, 83 का डी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि जीवों का समुदाय है और साथ ही यह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। यस, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इकोसिस्टम का बेसिक डिफिनेशन है वो। क्वेश्चन नंबर 85, पंचायती राज व्यवस्था में बेसिक क्वेश्चन पूछा है, आपको जानकारी होना चाहिए कि इसका मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? विकास भागीदारी, बिल्कुल। राजनीतिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल नहीं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल आंसर निकल जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं? बैंक दर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लेकिन लोक वित्त नहीं है, लोक राजस्व नहीं है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या मुद्रास्फीति केवल भारत सरकार नियंत्रित करती है? बिल्कुल गलत लग रहा है। क्या मुद्रास्फीति में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है? बिल्कुल गलत है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखो, घटा हुआ मुद्रा परिचलन, मनी सर्कुलेशन जितना कम होगा मुद्रास्फीति के नियंत्रण में उतना ही सहायक होगा, बिल्कुल सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था 1970 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो क्लॉज था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज था। कई बार हमने अपने दैनिक जागरण एनालिसिस में डिस्कस किया है। एनपीटी के तहत उसी देशों को परमाणु संपन्न देश कहा गया जो 1970 से पहले परमाणु बम बना चुके थे। और 1970 से पहले परमाणु बम कौन से देश बना चुके थे? तो आप याद कर सकते हो कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी परमानेंट देश है वो 1970 से पहले परमाणु बम बना चुके थे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन कौन हैं? तो उनके परमानेंट मेंबर हैं यूएस हैं, यूएसएसआर हैं यानी रूस हैं, उसके बाद चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो ये 5 देश जो हैं 1970 से पहले परमाणु बम बना चुके थे और एनपीटी के अनुसार मात्र ये 5 देश के पास ही परमाणु हथियार हैं, परमाणु संपन्न ये देश हैं। 1970 के बाद किसी भी देश ने अगर परमाणु हथियार बनाया तो उसे परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं माना जाता है एनपीटी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। तो पहला और दूसरा हो जाएगा। बाकी भारत, इजराइल और पाकिस्तान तीनों के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन एनपीटी के अनुसार ये देश 1970 के बाद परमाणु बम बनाया है और एनपीटी में सिर्फ उसी देश को परमाणु संपन्न देश कहा गया जो 1970 से पहले परमाणु बम बनाया है। और यही कारण है कि भारत ने एनपीटी पे अभी तक साइन नहीं किया और यही कारण है कि भारत एनएसजी का अभी तक सदस्य नहीं बना। क्वेश्चन नंबर
89 कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित किया गया है? कहाँ पे निहित है कल्याणकारी राज्य? तो राज्य के नीतिक निर्देशकता, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90 कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों की जगह, यानी लकड़ी के हल के जगह अगर इस्पात का हल का प्रयोग किया गया, लोहा के हल का प्रयोग किया गया है, तो वो किस बात को सूचित करेगा? वो इस बात को सूचित करेगा कि पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 91 बेसिक क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 ये भी बेसिक क्वेश्चन है, चर्चा में था उस समय में, H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93 इस क्वेश्चन को भी आप टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है बायो टॉयलेट को लेकर के, जो बायो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट वर्तमान में चल रहा है, जितने भी ट्रेन है उसमें अब बायो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट आ चुका है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो पहले, ये अपघटक के अत्यंत उत्पाद को केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं, यानी बायो टॉयलेट का जो बाय प्रोडक्ट होता है केवल अमोनिया और जलवाष्प होता है, बिल्कुल गलत है। केवल वैसे भी जहाँ हो 90% चांसेस है, या कह सकते हो 70% चांसेस है वो गलत होने का। पहला स्टेटमेंट पढ़ो आप, दूसरा गलत है, पहला पढ़ो कि जैव शौचालयों में मानव अवशिष्ट का अपघटन फंगस के द्वारा किया जाता है, नहीं, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो ये भी करंट में चर्चा में था उस समय में, आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या किसकी अनुपलब्धता पे होती है? आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है या आपके पास हार्ड करेंसी नहीं है। हार्ड करेंसी में आपके पास डॉलर नहीं है, आपके पास पाउंड नहीं है, आपके पास यूरो नहीं है, यानी अमेरिका के और यूरोपीय देश का जो करेंसी है नॉर्मली उसको हार्ड करेंसी में कहा जाता है, हार्ड करेंसी में बोला जाता है। तो वो उसकी कमी सूचित करती है कि आपके देश में लिक्विडिटी की कमी है, जो पाकिस्तान में कमी है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 95 का क्वेश्चन नंबर है फ्यूल सेल के रिगार्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध इंजन और ऑक्सीजन का प्रयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो इसमें जो है तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, फ्यूल सेल में एसी के रूप में प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेटिव करंट का प्रयोग होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एसी का प्रयोग नहीं है, डीसी का प्रयोग होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर आपको पता है गलत है तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर ए निकल जाएगा। कलमकारी चित्र 96 नंबर क्वेश्चन, कलमकारी चित्र बेसिक क्वेश्चन है आपके आर्ट एंड कल्चर का, नितिन सिंघानिया के बुक में दिया हुआ है। ये दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पे हाथ के द्वारा की गई चित्रकारी थी, कलमकारी चित्रकला कहा गया, राइट। पटना कलम चित्रकला अलग है, कलमकारी चित्रकला बिल्कुल अलग है, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 बीजग्राम सीड्स विलेज कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था? तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, करंट का क्वेश्चन है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लागत लगान और उसके द्वारा दूसरों को समुचित समय तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराना इसका बेसिक मकसद था। सीड्स विलेज कॉन्सेप्ट का यही बेसिक मकसद था। क्वेश्चन नंबर 98 घाटे का बजट को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? पहला देखो, राजस्व व्यय में कमी ला सकती है सरकार, नई कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ कर सकती है। अगर आप नई कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करेंगे तो आपको पैसा लगेगा, और पैसा आपको अगर लगेगा वहाँ पे खर्च, तो ऐसे कंडीशन में आप राजस्व घाटा को कम नहीं कर पाएंगे, राजस्व घाटा बढ़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो दूसरा गलत है तो डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए और सी हो सकता है। तो ए और सी दोनों में पहला स्टेटमेंट कॉमन है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ऐसे भी। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, सब्सिडी जहाँ पे यूज होगा वहीं पे सब्सिडी दिया जाए, राइट, जहाँ पे यूज ना हो वहाँ पे ना दिया जाए, तो युक्ति संगत बनाइएगा, ये भी सही स्टेटमेंट है, आंसर ए इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 जीआई टैग पे क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पूछता है जीआई टैग पे। तो यहाँ पे देखो बनारसी साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ था, तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग मिला हुआ था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि राजस्थान की जो दाल बाटी चूरमा इनको जीआई टैग नहीं मिला था 2015 में। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 2019-20 में किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है तो एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है, जाकर के आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है IREDA। ये संस्था के डिस्कस हमने भी कई बार अपने एनालिसिस में किया है, न्यूज एनालिसिस में। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। IRDA के बारे में, IREDA के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको ये वीडियो निश्चित तौर पर शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।